टॉम साहब, इस माहौल के बदलने में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का जो आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार भी हैं। जी। लेकिन टॉम साहब, जैसे हम पहली फिल्में देखते थे, या फिल्म हो, थिएटर हो, ड्रामा जब आप खेलते हैं, तो एक लाइन थी जो हमें इनके ज़रिए मिलती थी, जी। तो हम उस तरफ चलते थे। अब जब हम फिल्में देखते हैं तो हमें ये लगता है कि अब हम लाइन ड्रा कर रहे हैं जी। कि हमें तो इस तरह की चीज़ें चाहिए। अब फिल्म वालों को पता है कि इस तरह की चीज़ें चाहिए हैं और वो उसी तरह की चीज़ें बनाते हैं। बजाय पहले रहनुमाई हमारी आप लोग किया करते थे, अब गोया हम लोग आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। ये बात आप काफ़ी हद तक आपकी बिल्कुल सच है। मिसाल के तौर पर अभी मैं लखनऊ में एक बहुत उम्दा फिल्म शूट कर रहा था। मैं उस फिल्म का नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले बनने दीजिए, बहुत उम्दा फिल्म। तो उसी दौरान गरम हवा फिल्म 40 साल के बाद री रिलीज़ हुई थी, शायद आपको इसकी खबर है। मतलब उसकी वो डिजिटल फॉर्मेट उसको सजा के रिलीज़ हुई। और लखनऊ जो तहज़ीब का एक मरकज़ है, कहानी आगरे की है और आगरे और लखनऊ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और ये फिल्म रिलीज़ हुई तो मैं बहुत खुश हुआ। तो शूटिंग छोड़ के मैं गया था देखने के लिए। एक दूर दराज एक इसमें मल्टीप्लेक्स में ये फिल्म लगी हुई थी सुबह 11 बजे। मैं वहाँ पहुँचा। हम कुल मिलाकर कुछ 5 आदमी थे हॉल में। उस दिन शाम को एक पार्टी थी, मैं उस पार्टी में गया था। लखनऊ के सब जाने माने जो जितने भी अदब और कल्चर को लेकर, तो मैंने कहा कि भाई ये फिल्म आपके शहर में लगी है, गरम हवा, और उस फिल्म को आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आप जाकर देखिए। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा नहीं वो बहुत दूर है, हम कैसे जाएं दिन में, मल्टीप्लेक्स दूर है, 11 बजे सुबह कौन जाएगा। मैंने कहा देखिए, रोने के लिए सब तैयार हैं कि तहज़ीब मर रही हैं, और जब उसी तहज़ीब की इतनी बेहतरीन फिल्म गरम हवा आप ही के शहर में चल रही है, आप उतनी ज़हमत नहीं उठा सकते जाके देखने की, और खाली हॉल में वो चल रही है फिल्म। तो एक तरफ रोना तो जायज़ है, लेकिन जब कुछ देखो, रोना आसान भी है, चाहे आप पत्रकार हों या साहित्यकार हों या कोई भी, क्या हो हमारी तहज़ीब उर्दू ज़बान मर रही है, हमारी तहज़ीब मर रही है, तो आसान है रोना। लेकिन जब कुछ अच्छा सामने आता है उसकी दाद देना ये मुश्किल काम है, क्योंकि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, आपको जाके कम से कम फिल्म देखनी है। 11 बजे अपनी नौकरी जो है, जो भी कुछ कर रहे हैं आप, मैंने उनको डांटा, मैंने लोगों को डांटा। मैंने अभी तो वो शायद बुधवार का रोज़ था जब पार्टी थी, मैंने कहा ये कल ही का इसका आखिरी दिन है, फ्राइडे तक की उड़ जाएगी फिल्म। अब अगले दिन मेरे कहने पर कुछ लोग वहाँ गए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जिस दिन गया था कुल मिलाकर हम क्या, अच्छा ये सुनिए, उसमें 2 या 3 स्टूडेंट्स आए थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, बड़े जवान थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया। तो मैंने कहा दोस्तों तुम दोनों कैसे आए हो देखने? तो उन्होंने कहा हमने अखबार में सुना था ये। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर उन्होंने एक दुख भरी मुझे बात बताई कि जब उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, नेट के ऊपर टिकट खरीदने की कोशिश की, तो उन्हें ये खबर मिली कि ये हाउसफुल है। तो उन्होंने कहा टॉम भाई इसके बावजूद हम आए हैं चार्ज लेके और यहाँ के पता चला कि तो खाली पड़ा। तो उन्होंने मैनेजर से बात की मेरे सामने, तो मैनेजर ने ये कहा कि हमें ये बताया गया है कि क्योंकि उर्दू फिल्म है, उसकी वो क्या बोलते हैं पब्लिसिटी के लिए हमें ये कहना पड़ता है कि हाउसफुल है। मैंने कहा ये तो उल्टा नुकसान करवा रहे हो। तो अजीब सी, मतलब देखने आएगा वो भी नहीं देखेगा, अजीब, ये कहाँ, ये ख्याल किसने उनके जहन में डाला कि नेट के ऊपर वो ये खबर फैलाए कि ये हाउसफुल। तो अजीब और गरीब आलम है। तो मैं खुद थिएटर की हम बात करें तो पिछले, जैसे हमने बताया था, आलम साहब के साथ हम जुड़े हैं, और भी लोगों के साथ मैं कर रहा हूँ, ज़्यादातर उर्दू या हिंदुस्तानी में, और लगातार हर महीने मैं खुद 3 या 4 प्लेस करता हूँ। अभी मैं मसूरी से करके आ रहा हूँ परसों रोज़। उर्दू प्लेस, हिंदुस्तानी प्ले है, आलम का नहीं था, किसी और का था। ये नहीं कि मैं सिर्फ उर्दू या मैं इंग्लिश में भी करता हूँ, हिंदी में भी करता हूँ, लेकिन 3 या 4 शोज़ औसतन हर महीने में पिछले 10, 11, 12 साल से कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के हर कोने में, बाहर जाके विलायत में। और ये क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, अगर मेरे पास और फुर्सत होती तो मैं हर रोज़, हर महीने में 10 शोज़ करता। आलम साहब तो हर महीने में 10-12 शोज़ करते हैं उर्दू हिंदुस्तानी। और उसके बाद पत्रकार भाई ये कहते हैं कि नो
ये उर्दू थिएटर मर क्यों रहा है? मैंने कहा मर क्यों रहा है? थोड़ी ना मर रहा है भाई। तो आप लोगों की ज़हनियत मर रही है। मतलब, और ये बड़े बड़े पत्रकार लोग, तो हम लोग कर रहे हैं कुछ ना कुछ। हम ये उर्दू को बचाने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, उर्दू तो हमें बचा रही है, ज़बान ही ऐसी है। लोग कहते हैं कि टॉम तुम इतनी खिदमत करते हो उर्दू की। मैंने कहा मैं खिदमत, उर्दू तो मेरी खिदमत करती रहती है, उर्दू ज़बान की वजह से तो मेरी गाड़ी चल रही है। तो ये चाहे वो खेल हो या सियासत हो या कला हो, हमारे ना सिर्फ प्रेस वालों को दोष देता हूँ, हमारे जो अहले ज़बान हैं वो, क्या बताऊँ मैं, जो जब कुछ अच्छा होता है तो उसकी तरफ वो लोग ध्यान देने के लिए या तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं होते। अब ये हाल ही में आप जो कर रहे हैं, ये रिश्ता जो आप कर रहे हैं, आज मैंने बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन मैं इंटरनेट कम इस्तेमाल करता हूँ। आज जब मैंने देखा जो आप लोग कर रहे हैं, मैं तो दंग रह गया। अगर ये उर्दू ज़बान मर रही है तो आपका ये रिश्ता.org जो है, मतलब आप, मतलब न जाने कितने आपके क्या बोलते हैं उसको, हिट्स या क्या बोलते हैं हर रोज़। तो अगर ये ज़बान मर रही है तो ये लोग क्यों इतना एक लाश में क्यों इतनी दिलचस्पी है? जी जी। और हैट्स ऑफ, आप लोग जो कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं वास्तव हकीकत। टॉम जी, ज़बानें तो जैसे पहले आपसे बात हो रही, ज़बानें तो ना तो सियासत मार सकती है और ना ही किसी सियासत के दम से वो ज़िंदा रहती है। ये मौलाना आज़ाद के अल्फाज जी। और ज़बान तो हमारी और आपकी ज़बान है, और जब तक इस ज़बान को बोलने वाले आम लोग हमारे जैसे ज़िंदा रहेंगे तो जाहिर है ज़बानें इस तरह नहीं मरती हैं। सिर्फ हम लोग नहीं, देखिए शायद आपकी परवरिश उर्दू में हुई हो, कुछ हद तक मेरी भी परवरिश उर्दू में हुई है। जो लोग उर्दू से कोसों दूर थे जी, जिनका बचपन उर्दू से कोसों दूर गुजरा हो, जिनकी परवरिश या जिन्होंने तालीम, जहाँ से उन्होंने तालीम पाई है, उस तालीम या उस परवरिश को उर्दू से कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग उर्दू में दिलचस्पी आजकल, गालिब जी, जगजीत सिंह, मेहदी हसन, इन लोगों को अब सुनेंगे। देखिए मैं हमेशा जगजीत सिंह की मिसाल देता हूँ। आपने भूपेन हज़ारिका साहब का नाम सुना है, बहुत महान गायक, बहुत महान इंसान। इनका इंतकाल और जगजीत सिंह साहब का इंतकाल लगभग शायद एक ही महीने में दोनों का इंतकाल। अब जगजीत सिंह गाते थे कौन सी ज़बान में? उर्दू में, जो उनकी मादरी ज़बान नहीं थी। डॉक्टर भूपेन हज़ारिका, अगर आप सिर्फ गायकी या कला के हिसाब से देखें तो डॉक्टर भूपेन हज़ारिका जगजीत सिंह से बहुत ऊपर, बहुत ऊंचे। उनका इंतकाल जब हुआ तो अक़वाम में, असम में जो लोग आज तक मातम मना रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और असम के अलावा बाकी भारत में, हिंदुस्तान में किसी को पता ही नहीं। जगजीत सिंह, जिनकी मादरी ज़बान पंजाबी थी लेकिन गाते थे उर्दू में, उनका जब, बहुत महान आदमी, मतलब मैं भक्त हूँ जगजीत सिंह का, उनका जब इंतकाल हुआ तो पूरा मुल्क मातम मना रहा है, बल्कि पूरी दुनिया मातम मना रही है। तो फिर उर्दू ज़बान अगर एक लाश है तो जो आदमी उसी ज़बान में गाते थे, उनके चल बसने पर लोग, पूरी दुनिया क्यों मातम मना रही थी? और डॉक्टर भूपेन हज़ारिका, मतलब डॉक्टर साहब, भगवान आपकी आत्मा को बहुत सुकून दे, बहुत महान आदमी। अब देखिए जी, अब टॉम साहब, ये जो ज़बान की बात है ना, जैसे हमारा ये रेख्ता है, इस वेबसाइट के ज़रिए आपको हैरत होगी कि 2.5 लाख हर महीने लोग हमारी वेबसाइट को सर्च करते हैं। क्या बात है। और उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो नए होते हैं। उनको कहीं ये गलत फहमी नहीं है, जैसे मुझसे अभी भूल हुई थी कि रेखा .org नहीं है, रेखता, मैं मजाक। तो उसमें 170 कंट्रीज़ में, 170 ममालिक में हमारी वेबसाइट सर्च की जाती है, और बेशुमार ईमेल्स हमारे पास आते हैं। और अब हम बहुत जल्द उर्दू लर्निंग कोर्स ऑनलाइन शुरू करने वाले हैं, और ये आप को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसे लोग हैं जिनके मेल्स हमारे पास हज़ारों की तादाद में आए, जो उर्दू गज़ल सब सुनना चाहेंगे, मेहदी हसन और जगजीत सिंह को सब सुनना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं गालिब को, लेकिन उस रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब इनकी दिलचस्पी हुई नहीं, शायरी हमने सुन तो ली, अब हम उसी ज़बान में क्यों ना पढ़ें? जी, क्या बात। अब हज़ारों ऐसे ईमेल हैं, मजबूर होकर हमें उन ईमेल के प्रेशर की वजह से हमें एक कोर्स अपना शुरू करना पड़ रहा है, और बहुत जल्द हम ये शुरू करेंगे। तो जाहिर है फिर ज़बान आपके सामने है।
मेरी, जैसे मैंने बताया था, मेरी परवरिश बहुत हद तक उर्दू में हुई, लेकिन रस्मुल ख़त से मैं बहुत दूर था। मैं जब पूना फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंचा 72 में, तो इस नाचीज़ की समझ में ये बात आई कि मुझे अगर नाम बनाना है इस इंडस्ट्री में तो उर्दू जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंस्टीट्यूट में ही हमारी क्लास में एक लड़की थी जो पूना से थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई, आप मतलब आपकी जानकारी में कोई ऐसा कोई उस्ताद हो या जो मुझे उर्दू सिखा सकता है। तो उनके ख़ानदानी उस्ताद का बेटा मोहम्मद रफ़ीक साहब, वो मेरे पास आए और 1.5 साल तक जो एक शुरुआती जो दौर था, अलिफ बे वग़ैरह, मैंने उनसे सीखा था। अच्छा। जब उसके बाद आज भी हमारी दोस्ती, हमारी यारी कायम है। बहुत कमाल की शख्सियत है उनकी भी, मोहम्मद रफ़ीक साहब की। फिर मैं बम्बई चला आया तो स्ट्रगल का ज़माना चल रहा, लेकिन वो मेरे अंदर वो तमन्ना बिल्कुल ज़िंदा थी कि मुझे, और तो एक बहुत बड़े उस्ताद थे बम्बई के, दिलीप कुमार के ख़ानदानी उस्ताद थे, जालिब मज़ाहिरी साहब। मेरी खुशनसीबी ये कि मैं उनका शागिर्द बना। 6-7 साल तक मैंने उनकी शागिर्दी की। वो महान उस्ताद हफ्ते में 3 दिन इस नाचीज़ के गरीब खाने पर तशरीफ़ लाते थे, और क्या क्लासें चलती थी। उर्दू अदब और हिंदुस्तानी तहज़ीब, जो 1 घंटे की क्लास होनी चाहिए थी, वो 3-3, 4-4 घंटे तक चलती थी। और जालिब साहब, मैं किस हद तक आपको शुक्रगुजार हूँ वो तो आप जानती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, और मेरे अंदर वो था। इस ज़बान से मोहब्बत थी। और आज जब नौजवान कलाकार मुझसे पूछते हैं कि टॉम साहब आप इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेते हैं, मैंने पहली बात यह कि मेरी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ बोल पाता हूँ वो सिर्फ इसलिए कि मैंने, जब आप लोग पार्टी शार्टी में जाते हैं और ये करते हैं, उस वक्त मैं उर्दू सीखता रहा कम से कम 10 साल तक। तो अगर आप कुछ बीज बोएंगे तब जाकर ये फूल जो है वो उगेंगे, खिलेंगे जी। तो ये, हाँ टॉम ऑल्टर साहब, ये जो आपने जिक्र किया, अभी लोग आपसे ये पूछते हैं, मैंने जब आपसे फ़ोन पे बात करनी थी तो मैंने जब नंबर डायल किया आपका, तो मैंने सोचा कि उधर से अंग्रेज़ी में आवाज़ आएगी, क्योंकि हमने आपके प्लेस तो बहुत सारे देखे हैं। मैंने कहा हो सकता है प्लेस में जो है और चीज़ हो और बोलने में, लेकिन जब आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे लगा नहीं, ये तो हमसे बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। मुझे इस ज़बान से मोहब्बत है, मेरी परवरिश इस ज़बान में हुई, तब जाकर मैं कुछ बोल पाता हूँ। लेकिन देखिए, किसी की ज़बान को जानना, चाहे वो हिंदी भी, मुझे हिंदी से भी बहुत लगाव है। स्कूल में हमको हिंदी सिखाई जाती थी। मेरे एक दोस्त है चंद्रमोहन खन्ना साहब, मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है जयद्रथ वध, जिसमें ये महाभारत की पूरी कहानी है, वो भाई साहब शुद्ध खालिस हिंदी में 3 घंटे और 20 मिनट तक पूरी कविता हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त साहब की वो सुनाते हैं। मैंने जब पहली बार सुनी थी तो कम से कम 50% जो शब्द थे वो मेरी समझ से बाहर, लेकिन वो मैं कम से कम उसको 100 बार सुन चुका हूँ, और धीरे धीरे वो शब्द मेरी समझ में आने लगे, और मैंने कहा कितनी सुंदर भाषा है ये हिंदी जिसका नाम है। तो मुझे हर भाषा से, अंग्रेज़ी से तो कम मोहब्बत नहीं है, लेकिन उर्दू जो है, मैं खेलों में जैसे क्रिकेट है, मेरे लिए ज़बानों में उर्दू का वही मकाम है। मैं क्रिकेट का बिल्कुल भक्त हूँ, क्रिकेट खेलता भी हूँ, क्रिकेट के ऊपर लिखता भी हूँ, खिलाड़ी मैं बनना चाहता था बचपन में। तो खेलों में जिस तरह से एक रुतबा है क्रिकेट का, ज़बानों में वो रुतबा है आपके लिए उर्दू का है, मेरे लिए नहीं, मतलब तमाम दुनिया की। जी, बिल्कुल, क्यों है मालूम नहीं, बस है जी। टॉम ऑल्टर साहब, ये थिएटर की तरफ हम आते हैं। आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे फेसेस हैं जी, जिसमें फिल्में हैं, जिसमें क्रिकेट है, और जिसमें तेंदुलकर का पहला वीडियो इंटरव्यू जब हम सर्च कर रहे थे तो वो देखा हमने कि तेंदुलकर का जब वो 15 साल के थे तो वीडियो इंटरव्यू कमाल का आपने किया था। कमाल का जी। थिएटर की तरफ हम लोग आते हैं। थिएटर में आपने मौलाना आज़ाद, गालिब, साहिर, इन सब लोगों के, ज़फ़र, इन लोगों के किरदार अदा किए। फ़िल्म का मामला ये होता है कि फ़िल्म में बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि बाद में एडिट भी हो सकती हैं, रीशॉट भी हो सकता है, एक शॉट 10 बार भी वहाँ पे वो फिल्माया जा सकता है, लेकिन
जो प्लेज़ हैं उसमें तो आपके सामने सामीन हैं, ऑडियंस आपके सामने है, तो वही सामीन या नाजरीन आपको देखेंगे और फ़ौरन दाद देंगे। और आपने मौलाना आज़ाद जैसे शख्स का, जिनकी उर्दू आज हम पढ़ते हैं तो आधी से ज़्यादा उर्दू जो है उसके लिए हमें डिक्शनरी तलाश करनी पड़ती है, तो आपको लगा नहीं कि ये बहुत मुश्किल है मौलाना आज़ाद का अपने ख़ास कोर्स से बहुत करना? मुश्किल था और बहुत ही मुश्किल था, लेकिन दो चीज़ें, एक तो आलम साहब के साथ बैठकर हमने महीनों तक इसकी रिहर्सलें की, और फिर बीच बीच में मुश्किल ज़बान ज़रूर उसमें हमने इस्तेमाल की है, लेकिन जो असल ज़बान थी मौलाना की, और आज ही मैं उनकी तकरीर सुन रहा था, जो उन्होंने ज़बान तकरीर में इस्तेमाल की उतनी मुश्किल नहीं है। नहीं, जी जी। वो समझदार आदमी थे, लेकिन आप गुबारे खातिर उठाइए तो वो जो ज़बान है उसमें वो आपने बिल्कुल, मैं आजकल वही पढ़ रहा हूँ, जी। तो डिक्शनरी बिल्कुल बगल में रहती है, और गुबारे खातिर के पन्ने हम कम पलटते हैं, और डिक्शनरी मौलाना आज़ाद ने ख़ुद अपने बारे में कहा था, जब अंग्रेज़ी उनको आती नहीं थी, जी। तो उनका डायलॉग है कि हमने बाइबल पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाइबल कम, हम डिक्शनरी ज़्यादा पढ़ा करते थे खुद। जी। ये देखिए, मतलब, तो अब डिक्शन एक मैं थोड़ा सा एक बहुत प्यारी सी एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मैंने जब ये उर्दू सीखना शुरू किया 72 में, तो मेरे वालिदैन ने मुझे एक डिक्शनरी पेश की थी एक तोहफे के तौर पे, प्लैट्स। ये 1886 में एक इंग्लिशमैन थे प्लैट्स, उन्होंने एक डिक्शनरी निकाली उर्दू, क्लासिकल हिंदी और अंग्रेज़ी को लेकर। आज भी उर्दू की सबसे अच्छी डिक्शनरी वही मानी। तो उन्होंने मुझे वो तोहफे के तौर पर मेरे जन्मदिन पर डिक्शनरी दी थी सन 72 में। उनके एक दोस्त थे मेरे वालिदैन के, चेत सिंह साहब, ईसाई थे वो, पंजाबी शायर भी थे वो। तो उन्होंने इस मौके पर एक शेर कहा जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और मेरी वालिदा मरहुमा ने ख़ुद अपने हाथ से उर्दू में वो शेर लिखा, मेरे पास वो डिक्शनरी। तो शेर यूँ है, अब देखिए ज़बान क्या चीज़ है। चेत सिंह साहब ने कहा मेरे लिए, मेरे वालिदैन की तरफ से, कि दुआ है बाब हकीकत किताब ये खोले, दुआ है बाब हकीकत किताब ये खोले, तेरी तलाश इल्म में चराग राह बन। ये देखिए, दुआ है बाब हकीकत किताब ये खोले, तेरी तलाश इल्म में चराग राह बन। अभी देखिए ज़बान क्या चीज़ है। तो आज भी वो महफूज है मेरे पास, और मेरी वालिदा मरहुमा ने ख़ुद अपने हाथ से वो उर्दू में लिखा। टॉम साहब, क्या आप समझते हैं कि थिएटर जो है वो इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से मैं कहूँगा, थिएटर फिल्म के मुकाबले में ज़्यादा एक बेहतर स्टेज है कुछ देने का, और आज भी थिएटर से जो तवक्कात हमें हैं, कम से कम फिल्म उस पर अगर पूरी नहीं उतर रही तो थिएटर उतर रहा है? देखिए, दोनों मैदान बिल्कुल अलग हैं। जाहिर सी बात है कि जो लोग, जिस तादाद में लोग एक प्ले देखेंगे, क्योंकि प्ले एक ही वक्त खेला जा सकता है एक ही जगह पर, जबकि एक फिल्म जो है एक ही वक्त हज़ारों अलग अलग थिएटर्स में दिखाई जा सकती है, कभी भी देखी जा सकती कभी भी देखी जा सकती है। और थिएटर जाकर के थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, टिकट ख़रीदना पड़ता है, एक हॉल में आपको बैठना पड़ता है, जो किसी ज़माने में वही ज़हमत एक फ़िल्म देखने के लिए उठाई जाती थी। तो दोनों का मुकाबला जो है वो करना या कराना, ये तो मतलब नामुमकिन सी बात है। हाँ, थिएटर में ये एक बात ज़रूर है, और ये लोग, आप समझदार हैं तो आप समझ रहे हैं इस बात को, जब आप प्ले पेश करते हैं उसमें ख़र्चा बहुत कम आता है। मैंने 3 या 3.5 साल पहले ख़ुद एक फ़िल्म मैंने प्रोड्यूस की। हमने कहा कि बहुत सस्ते में हम एक अच्छी फ़िल्म बनाएंगे। फ़िल्म बहुत अच्छी बनी, फिर भी 25 लाख हमारे गए उसमें। आप जब एक नया प्ले पेश करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 लाख गया तो बहुत बड़ी बात है, या 2 लाख। लेकिन मेहनत ज़ाहिर है ये ज़्यादा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप रिस्क ले सकते हैं थिएटर में। आप अगर जैसे मौलाना आज़ाद जब उन्होंने शुरू किया तो एक रिस्क ही था, एक
एक ख़तरा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक चैलेंज ज़रूर था, वो उसमें हम कामयाब रहे। लेकिन जब पहला शो हमने पेश किया था यहीं दिल्ली में जामे हमदर्द में, तो उसके पीछे मुश्किल से आलम साहब ने 1 लाख खर्च किया होगा। तो अगर ना भी चला होता प्ले तो ज़्यादा नुकसान। लेकिन जब आप फिल्म बनाते हैं, जैसे मैंने कहा, मैंने 25 लाख में एक फ़िल्म बनाई, अभी तक मुझे उसका 1 पाई वापस नहीं मिला क्योंकि वो फिल्म बिकी नहीं। तो वो इसलिए दोनों का जो जो तुलना जो है वो बिल्कुल अलग है। तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपके अंदर, हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल, मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अगर पैगाम सुनाना चाहते हैं या पैगाम देना चाहते हैं, अगर आपका मकसद सिर्फ पैगाम किसी को देना है, तो आपका या तो प्ले हो या तो फिल्म हो, वो तो फ्लॉप है, कोई नहीं देखेगा। आपको एक खूबसूरत चीज़ पेश करनी है, उसके अंदर अगर पैगाम हो तो ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ एक पैगाम पेश करने की कोशिश की, पैगाम कहीं तक किसी तक नहीं पहुंच पाया। तो हाँ, तो थिएटर में क्या है कि आप रिस्क उठा सकते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा उसमें। लेकिन जब आप फिल्म बनाते हैं तो हमेशा वो चीज़ आपके सामने रहती है कि पैसा तो इसमें लगेगा। लेकिन टॉम साहब, हम ये देखते हैं कि थिएटर ने आपकी इंडस्ट्री को बहुत सारे नंबर लोग दिए हैं जी, लेकिन इंडस्ट्री ने लौटाया कुछ नहीं थिएटर को। ऐसी बात नहीं है। अब मैं नसीरुद्दीन शाह का नाम ले सकता हूँ, जी, ओमपुरी का नाम ले सकता उंगलियों पे गिन हूँ, लेंगे फारूक 2-4 शेख नाम। का नाम ले सकता हूँ, परेश रावल का नाम ले सकता हूँ। ये तो वो लोग हैं जिनने स्टेज को, लेकिन स्टेज से जब फिल्म की तरफ इतनी ले। नसीरुद्दीन शाह साहब या परेश रावल साहब, सबसे ज़्यादा नसीर, उनकी क्या मसरूफियत कम है, लेकिन उसके बावजूद थिएटर करते हैं। ओमपुरी साहब ने बीच में, फारूक शेख तो मरते दम तक थिएटर कर रहे थे, शबाना आज़मी करती हैं, ये नाचीज़ करता है। तो ये नहीं कि हमने फिल्मों को छोड़ दिया, ये लोग, मैं आज भी फिल्में करते हैं, वो लोग सब लगातार। तो कुछ लोग हैं जो, ये नहीं कि वापस आए, हम तो शुरू से थिएटर में थे। जी। और कुछ लोग हैं, कुछ फिल्मी कलाकार ऐसे भी हैं जिनके पास काम जब बिल्कुल नहीं रहता तो फिर एक थिएटर की तरफ आते। पर वो लोग टिकते नहीं हैं, वही नियत वाली बात है। तो क्या हम समझें टॉम साहब के थिएटर में काम करना फिल्म में काम करने के मुकाबले में कुछ ज़्यादा चैलेंजेबल है? कुछ नहीं, मुश्किल है? मैं नहीं मानता, दोनों बहुत मुश्किल है। अच्छा। और जिस तरह से मैं क्रिकेट का दीवाना हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे टेनिस या हॉकी छीन लेंगे तब भी मुझे उतना ही अफसोस होगा। दोनों, देखो, अंत में एक एक्टर को एक्टिंग ही करनी है, चाहे वो थिएटर में हो या कैमरे के सामने। तो ये कहना कि एक ज़्यादा मुश्किल है, दोनों में इतनी दिलचस्पियाँ हैं, जद्दोजहद आपको उतनी करनी पड़ती है थिएटर में जो आप कैमरे के सामने करते हैं। तो मुझे दोनों से मोहब्बत है, और ना मैं फिल्मों के बगैर जी सकता हूँ, ना मैं थिएटर के बगैर जी सकता हूँ। तो कुछ लोग हैं जो पक्के थिएटर वाले हैं, जो अच्छे लोग हैं, लेकिन वो लोग थिएटर को बिल्कुल एक, वो क्या कहते हैं, भगवान समझते हैं। और आप उनमें नहीं हैं? मैं थिएटर को बहुत मानता हूँ, थिएटर में बेहद मज़ा आता है। मैं जैसे अभी मैं परसों करके आ रहा हूँ एक शो मसूरी में, अभी मैं जा रहा हूँ 10 तारीख को हैदराबाद एक और शो करने के लिए, फिर मैं 11 को यहाँ दिल्ली लौट रहा हूँ, आलम साहब के साथ कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि अपने आप को महदूद या सीमित रखना किसी भी चीज़ को लेकर ये बेवकूफ़ी है। फैलाइए बस वो ये चाहिए। जी। टॉम साहब, गांधी, पटेल, मौलाना आज़ाद, सावरकर, इन लोगों को लेके जो आपने तजुर्बे किए, फिल्में बनाई, और ये वो लोग हैं जो हमारी आज़ादी के और हमारी सियासत के, और सिर्फ सियासत नहीं बल्कि हमारी मतलब एक तरह से वो इल्म जो हमें विरासत में मिला था उसके अमीन भी थे। हालांकि आप देखेंगे कि 47 से पहले हमने गांधी पैदा किया, मौलाना आज़ाद पैदा किए, नेहरू पैदा किए, पटेल पैदा किए। आज़ादी के बाद इस तरह के सियासतदान और इस तरह के दानिश्वर, जो सियासतदान भी हूँ दानिश्वर भी हूँ, आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन ये इन लोगों के साथ ये जो आपने फिल्में बनाई, ये तजुर्बा एक था, और उस तजुर्बे में 47 का दर्द भी, जहाँ आज़ादी के लिए हम लोग लड़े, आज़ादी हमने हासिल की, लेकिन फ़ौरन बाद फैज़ ने कहा कि ये वो सूबे नहीं है जिसका हमें इंतज़ार था, बहुत बड़ी कीमत तो चुकानी पड़ी हमें। तो ये 47 का वाक़या जो है, ये दर्द जो है, उन
फिल्मों के ज़रिए जो आपने बनाई, और ये हमारे जंग आज़ादी के अहम सुतून थे। उस दर्द से आप गुजरे जो 47 का दर्द था। जी बिल्कुल। मेरी पैदाइश 50 की है, लेकिन 2-3 मैं वाक़यात आपको बताना चाहता हूँ। बंटवारा जब हुआ, बंटवारा या जब आज़ादी मिली पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को, उस वक्त मेरे दादाजी और दादी जी वो उस वक्त पेशावर में थे, और बंटवारे के बाद वो वहीं रहे पाकिस्तान में। मेरे वालिद साहब और मेरे जो सबसे छोटे जो चाचा साहब थे वो हिंदुस्तान में थे। तो एक हिसाब से हमारे ख़ानदान का भी एक बंटवारा हुआ, और मेरे दादाजी का इंतकाल हुआ जब मैं कुछ 2 या 3 साल का था। तो मुझे दादाजी बिल्कुल याद नहीं, लेकिन हमारी दादी जी जो थी, मतलब बहुत कमाल की शख्सियत थी। वो मरते दम तक अपने आप को पाकिस्तानी मानती थी। अच्छा। और जब हिंदुस्तान आती थी, मुझे याद है जब हम छोटे थे, तो ये नहीं कि वो हिंदुस्तान की बुराई करती थी, बट जैसे जब हमारी जो सड़कें दिखती थी, ओहो पाकिस्तान में तो ऐसी इससे 1000 गुना अच्छी सड़कें हैं। तो जब भी वो पाकिस्तान की तारीफ़ करती थी तो हम बच्चे थे, लेकिन फिर भी खून कुछ हद तक हमारा खौलने लगता था। तो ये देखिए बात सीधी सी है कि हमें पाकिस्तानियों से क्या कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, वो तो हम ही हैं। सवाल ये है कि जिस बिना पर एक मुल्क बना, चाहे वो पाकिस्तान हो या इजराइल हो, या मौलाना आज़ाद ने भी कहा था कि वो बिना जो है या ये बुनियाद जो है वो मज़हब नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है। तो हमें पाकिस्तानियों से क्या दुश्मनी है, लेकिन हाँ, जिस बुनियाद पर वो मुल्क बना, क्योंकि वो बुनियाद मज़हब है, तो हमें उस बुनियाद से एतराज़ है। और मेरे ख़्याल से अगर आप कोई भी इंसान अगर गौर से सोचे तो मज़हब जो है एक निजी मामला है, और हमारा मुल्क इस वक्त भारत भी उसी जानिब चला जा रहा है कि हम सब एक ही धर्म के लोग होने चाहिए। हमसे कहीं वो भूल ना हो जाए जिस भूल के ऊपर पाकिस्तान बना, और आज वो उसका खमियाजा भुगत रहा है पाकिस्तान। देखिए आप देखो, बिल्कुल लोग जो हमारे साथ, कितने हमारे दोस्त पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों से बल्कि मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तानी लोग जो फिल्में बनाते हैं, जो शायरी करते हैं, उस माहौल में रहते हुए भी ऐसी क्या मतलब बेबाक फिल्में बनाते हैं जो हम लोग नहीं बनाते। खुदा के लिए आप फिल्म देखिए, या ये खामोश पानी, हमारे अंदर अगर हम उस तरह की फिल्म बनाएं तो अगले दिन आके लोग हमारा घर जला देंगे। पीके के साथ यही हुआ। देखो, तो ये नहीं, मतलब पाकिस्तानी लोग तो अभी हमने पिछले साल मैं आपको बता रहा था, एक सीरियल हमने बनाया था डीडी उर्दू के लिए, जिसका उन्वान या टाइटल था एक फुर्सत एक गुनाह, और उसकी पूरी प्रेरणा जो है हमने फैज़ की शायरी से ली। तो हम सब एक हैं, सीधी सी बात है। लेकिन हम जो भूल है, चाहे वो आयरलैंड देखिए, आप इजराइल देखिए, आप पाकिस्तान देखिए, कोई भी मुल्क जिसकी बुनियाद एक मज़हब या एक धर्म या रिलीजन के ऊपर है, वो मुल्क जो है, ये मौलाना आज़ाद के भी अल्फाज है, मेरा ये मानना है, वो मुल्क वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मुल्क नहीं चल सकता। अगर आज अमेरिका ये कहे कि हम ईसाइयों का मुल्क है, जो कई लोग बोलते हैं, इसी बात पर ये इनका सवाल शुरू हो जाए, तो ये चीज़ ही ऐसी है। हम देखिए, हम शुरू में आपने कहा था कि मेरे वालिद साहब की पैदाइश पाकिस्तान में हुई, और मैं बार बार लोगों को टोक रहा हूँ कि नहीं, सियालकोट पंजाब में हुई। और ये नाचीज़, खैर मैं क्या बोलूँ, वालिद साहब का इंतकाल बहुत पहले हुआ अमेरिका में। उनकी तमन्ना थी कि उनको मसूरी में दफनाया जाए, तो उनका वहाँ क्रीमेशन हुआ बाकायदा। फिर उनकी एशेज़ राख जो है मेरी वालिदा लेकर आई थी, तो मसूरी में उनको दफनाया गया। तो उनकी कब्र पर जो पत्थर है, ग्रेव स्टोन, उस पर लिखा हुआ है, नाम उनका है, बॉर्न 14 अक्टूबर 1919, सियालकोट पंजाब, डाइड नवंबर 7 1983, न्यू हेवन कनेटिकट। यहाँ वहाँ उनका इंतकाल अमेरिका में हुआ, तो वहाँ भी हमने मुल्क का नाम नहीं लिया, हमने उस प्रदेश का नाम लिया। तो सियालकोट पंजाब पैदाइश और इंतकाल न्यू हेवन कनेटिकट, क्योंकि उनके विचार ऐसे थे। जी बिल्कुल, और वो जो विचार आपको विरासत में मिले हैं, उन्हें सुन के हमें बहुत खुशी हो रही है।
बस एक आखिरी सवाल जी। पवन जी, ये जाहिर है आप अंग्रेज़ी से भी आपको उतनी मोहब्बत है जितनी हिंदी से है, जितनी उर्दू से जी, है जी, और बाकी ज़बानों से भी। जी। और लेकिन चूँकि आपका पसंदीदा खेल क्रिकेट है, तो आप कहते हैं कि ज़बानों में मुझे उर्दू जो है इसी तरह पसंद है जिस तरह जी, खेलों में बिल्कुल, क्रिकेट। बिल्कुल, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, जी, उर्दू थिएटर, जी, उर्दू गीत और उर्दू फ़िल्में, ये सब चीज़ें आज भी बन रही हैं। जी। चाहे उसको नाम कुछ भी दे ना दें कुछ हम, और। लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी भी कह दें तो हिंदुस्तानी में भी आप देखेंगे सर, तो उसमें ज़्यादा अल्फाज उर्दू के आज भी हम इस्तेमाल जी, करते बिल्कुल हैं, करते चाहे हैं। टाइटल उसको कोई भी दें। इन सब चीज़ों के बावजूद थिएटर में उर्दू का इस्तेमाल, फिल्मों में, गीतों में, गज़लों में, शायरी में, फिर भी कभी कभी हमें सुनने को मिलता है, और आप भी ये सुनते होंगे, कि ये ज़बान जो है ये मर रही है, ये ज़बान जो है ये ख़त्म हो रही है। चूँकि आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ है इस ज़बान से भी, और इस ज़बान को आप अपनी फ़िल्मों में और ख़ास तौर से अपने प्लेज़ में बरतते भी हैं, और सामने 400, 500, 600 लोग प्लेज़ देख रहे होते हैं। चूँकि 1-2 शोज़ मैंने भी देखे हैं, तो मतलब तिल धरने की जगह नहीं होती है, ये सब लोग देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग उर्दू को सुनते भी हैं, उसे पसंद भी करते हैं, देखने भी आते हैं। तो ये नारा जो है ये किस तरफ से हमें सुनने को मिलता रहता है बीच-बीच? आप तो नहीं हैं मायूस? मैं मायूस बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हकीकत का इल्म है। देखिए, उर्दू ज़बान जब रिवाज में आई तो उस वक्त हुकूमत या तो मुग़लों की चल रही थी या बाद में अंग्रेज़ों की। तो आजकल हुकूमत जो है ना तो मुग़लों के हाथों में है, ना तो अंग्रेज़ों के हाथों में, अंग्रेज़ी बोलने वालों के हाथों में ज़रूर। तो हुकूमत बदल गई, सियासत बदल गई। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो जो ज़ोर एक ज़बान पर किसी ज़माने में दिया जाए आज कम है उर्दू, वो तो ज़ाहिर सी बात है। मैं सियासी तौर पर बात कर रहा हूँ। लेकिन और मैं इस ज़बान को नाम दूंगा हिंदुस्तानी। मुझे उर्दू वालों से ये भी एक झगड़ा रहता है कि आप किसी जलसे में जाइए उर्दू के नाम, अभी पूना में एक बहुत सुंदर जलसा हुआ, उर्दू बोलने वाले जब जलसे में आ जाते हैं तो इस तरह की उर्दू बोलने लगते हैं कि अरबी और फ़ारसी से ज़्यादा दूर नहीं। हमारी हिंदी बोलने वाले भी जब हिंदी का जलसा लगता है, सम्मेलन लगता है, तो फिर संस्कृत में बोल पड़ते हैं। तो ये भी गलत है, वो भी गलत है। देखिए, खालिस उर्दू के लिए एक अलग मकाम है। ऐसे जलसे हैं जहाँ सिर्फ खालिस उर्दू लोगों को बोलनी चाहिए, और ऐसे सम्मेलन भी हैं जो सिर्फ एक जो संस्कृताइज हिंदी। लेकिन ये इस तरफ है, उस तरफ, उस दोनों महफूज हैं, दोनों में ये मकाम। लेकिन ये जो बीच वाला जो पूरा इतना जो फैलाव, इतना वसी एक पूरा एक मैदान है जो हिंदुस्तानी ज़बान है, वो आप उसको मारने की जितनी भी आप कोशिश करेंगे उतना ही ये बार बार ज़िंदा हो जाएगी। और जैसे अगर हम कोई भी एक जुमला उठाएं कि मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब कोशिश जो लफ्ज़ है या शब्द है वो है, तो लोग कहते हैं हिंदी है, लेकिन ये तो उर्दू से आया। मतलब कोई भी जुमला उठाइए, हम प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ हिस्से हैं हमारे इस महान मुल्क में जहाँ हर आदमी प्रयत्न बोलेगा और कोशिश नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप पूरा एक नक्शा वो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे कोशिश। तो उस चीज़ को आप मिटा नहीं सकते हैं, और इसलिए मुझे डर नहीं है। और जिस तरह से आपका ये रेख्ता डॉक और गया जो हम प्लेस कर रहे हैं, अभी हाल ही में हमने वो शमा ज़ायदी की जो वालिदा थी, उसमें नाम मैं बोल रहा हूँ, हमने उनका प्ले पेश किया कि चच्चा छक्कन के कारनामे, बिल्कुल हिंदुस्तानी उर्दू में, हाउसफुल। जो अब तो जिस चीज़ से लोगों को मोहब्बत हो वो आप उस चीज़ को तोड़ नहीं सकते। तो मैं तमाम उर्दू वालों से बोलता हूँ कि बस आप इस ज़बान से मोहब्बत करते जाइए, इस ज़बान को कोई ख़तरा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लिपि है, रस्मुल ख़त जो है, ये लोग कम सीखना चाहते हैं आजकल। मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर कि इतनी ईमेल्स आपके पास आ रही हैं। ये मैंने शायद थोड़ी सी कभी अगर इस नाचीज़ ने कभी कोई किसी मतलब अक्लमंदी से काम को किया हो तो वो कि मैंने उर्दू बाकायदा सीखने की कोशिश की। वो मैंने अगर तब ना वो कोशिश की होती तो आज मैं आपके सामने इस वक्त ना बैठा। मौलाना आज़ाद शायद ही आप मैं नहीं कर पाता। बल्कि जब मैं जब आलम साहब आए थे स्क्रिप्ट लेकर,
तो स्क्रिप्ट रोमन में थी। तो मैंने कहा ये प्ले मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन एक शर्त पर, मुझे ये स्क्रिप्ट उर्दू में चाहिए। तो वो हक्का बक्का रहे। मैंने कहा ये रोमन स्क्रिप्ट लेकर मैं मौलाना आज़ाद का रोल करूँगा? किसी पागल कुत्ते ने मुझे कहाँ डाला है? नहीं, मुझे उर्दू में चाहिए। तो आजकल देवनागरी में क्या, आजकल हर स्क्रिप्ट हमको दी जाती है रोमन में, और इतनी गलतियाँ। तो जब मैं कहता हूँ कि कम से कम कभी गालिब जो है वो गालिब हो जाता है। बिल्कुल, वो तो हर दूसरे स्क्रिप्ट में, हर दूसरे स्क्रिप्ट में। मैं उर्दू वालों को देखो, हमने 2 या 3 साल पहले एक बहुत खूबसूरत सीरियल बनाया था जिसका नाम था शमा। तो मैंने कहा मुझे ये स्क्रिप्ट चाहिए उर्दू में। तो शमा जो है वो अंत में अलिफ के साथ है, एन के साथ में, उर्दू में शीन मीम अलिफ। अलिफ। मैंने कहा बस अब ये तुमने क्या लिखा है? ये हिंदी वाला क्षमा नहीं है, शमा है ये। उर्दू लिखने वाले अलिफ के साथ उन्होंने शमा लिखा, मुझको ला कर दिया। तो इसलिए क्योंकि हम आजकल लिखते का, जैसे मैं आपका ये आपने उर्दू में यहाँ लिखा है, तो आजकल हम लिखते कहाँ हैं हाथ से? जी। आज मैं देख रहा था कि बाकायदा आप उर्दू कंप्यूटर में लिख रहे हैं। ये भी एक कला है सर। मैंने एक बार कोशिश की, मुझसे नहीं हो पाया। हाँ, हालांकि बहुत आसान है, क्योंकि आप इससे बहुत दूर रहते हैं। जी जी, मसरूफियात आपकी इतनी है, और अगर इन सब चक्करों में आप पड़ जाएंगे तो मौलाना आज़ाद भी नहीं हो पाएगा, गालिब भी नहीं हो पाएगा। वो बात आपकी से, लेकिन ये मतलब हैट्स ऑफ की, ये भी एक कला है। और अभी हाल ही में कोई शूटिंग हमारी चल रही थी, तो उसमें लफ्ज़ आया मुकद्दमा। तो किसी ने कहा यहाँ कोई मुसलमान है सेट के ऊपर? तो मैंने कहा क्यों? ये उर्दू का लफ्ज़ है, हम समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा क्या सिर्फ मुसलमान ही ये आपको समझा सकते हैं? मैंने कहा मैं तो नास्तिक ठहरा, मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, मजाक के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये गलतफहमी है, तो इसे दूर होना चाहिए। और फिर ये देखिए, उस सेट के ऊपर कई मुसलमान थे, वो नहीं समझा पा रहे थे। तो जाहिर है उर्दू में नहीं लिख पा रहे थे, तो होती भी नहीं, मतलब बस मोहब्बत उस ज़बान से होनी चाहिए, और कुछ नहीं। टॉम साहब, आपका बहुत वक्त हमने ले लिया और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही आपसे, और हम ये उम्मीद भी करेंगे कि ये जो उर्दू से आपकी मोहब्बत है, और हम भी छोटी मोटी ये कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा एक रिश्ता है, छोटी कम है, मोटी ज़्यादा है। ये हमारा और आपका रिश्ता ये कायम रहे, बना रहे। जब जब आप दिल्ली आएँ, जब जब आपके पास वक्त हो, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। कुछ आपके मशवरे भी हमें चाहिए, ताकि हम मज़ीद इस ज़बान के लिए, इस अदब के लिए मज़ीद कुछ कोशिश कर सकें। वही चीज़ें जो स्टेज पे आप कर रहे हैं, तो दूसरे तरीके से हम भी छोटी मोटी एक कोशिश कर रहे हैं। बहुत कमाल की कोशिश है आप लोगों की, और खुदा आपको खूब कामयाबी दे, खूब सफलता दे। बहुत कमाल की कोशिश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे टॉम ऑल्टर, जिन्होंने बेशुमार फिल्में भी की, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, बंगला में, पंजाबी में। और हम जिस टॉम ऑल्टर को जानते हैं और जिस टॉम ऑल्टर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो टॉम ऑल्टर है जिसने मौलाना आज़ाद खेला, गालिब पे प्ले किए और उर्दू पे सीरियल बनाए। हमारी ये खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि ये आज रेख्ता तशरीफ़ लाए, हमने इनसे गुफ्तगू की, और जिस गुफ्तगू की एक बड़े कलाकार से तवक्को की जा सकती है, उस तरह की कुछ बातें हमें इनसे सीखने को मिली, और मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको भी बेहद पसंद आई होंगी। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, और जब जब हमें टॉम ऑल्टर जी से वक्त मिलेगा तो हम इस तरह की गुफ्तगू आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।